बहनों और सत्ता से दूर बैठे नाकारों का मुजरा दिखने वाली सहमना जनता। हमारे देश में पाखंड और बेशर्मी का उत्पादन इतनी तेजी से हो रहा है कि अगर इसका निर्यात शुरू कर दिया जाए तो सारा विदेशी कर्ज एक झटके में उतर जाएगा। आज उसी पाखंड के कारखाने का नया स्टॉक लेकर हम हाजिर हैं। ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। तो चलिए, घाट सज चुका है, साबुन तैयार है, आज सियासत के कुछ सबसे बदबूदार कुर्ते धो जाए। वेलकम बैक टू धुलाई विद प्रतिभा। शुरुआत करते हैं देश के उस युवा नेतृत्व और सड़क छाप सियासत से जिसे देखकर कभी कभी लगता है कि राजनीति शास्त्र का सिलेबस अब किसी सड़क किनारे के नौटंकी थिएटर में लिखा जा रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट किया। नहीं, वो फुल टाइम कॉमेडियन नहीं बने हैं। ऐसे किस्म कहाँ है हमारी। कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था, कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। सॉरी। वो तो बस राजनीति को ही सर्कस समझने लगे हैं। तो इस सर्कस में वो अपने साथ संदीप दीक्षित को लाए और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी को लेकर इतनी भद्दी टिप्पणी की कि मैं तो रिपीट नहीं कर पाऊंगी, आप खुद देख लीजिए। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। वैसे इसे मजाक कहना भी कला का अपमान है। ये विशुद्ध रूप से उस मानसिक दिवालियेपन का प्रदर्शन था जो चौराहे पर खड़ी लफंगों की टोली करती है। जब नेता मुद्दों पर बहस करने की बुद्धि खो बैठते हैं तो वे ऐसे ही मस्खरीपन पर उतर आते हैं। राहुल गांधी को लगा होगा कि वे राजकुमार हैं तो इतना हद तो बनता है उनका कि वे प्रधानमंत्री को तू तड़ाक से बोले और विदेशी महिला प्रधानमंत्री को कैरेक्टर का सर्टिफिकेट बांटे। अब पधारिए लोकतंत्र के सबसे बड़े और सबसे महंगे मंदिर में, हमारी संसद। मानसून सत्र आया और चला गया। उपलब्धि क्या रही? 0 सन्नाटा। आप पूछेंगे संसद में क्या हुआ? संसद में साधु बनकर राम मंदिर और राम भक्तों के मुंह पर तमाचा जड़ने का नाटक हुआ। कारपेट से मैच का टी शर्ट पहने गए। बोला गया कि हमें सुनने में दिलचस्पी नहीं, हमारा मकसद है कि सदन बंद रहना चाहिए। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। विपक्ष ने कहा कि कौन सदन में बैठकर बहस सुने, अपने तर्क दे, कुछ तर्क सुने जाए। वो तो वेल में उतरकर लोकतंत्र बचाएंगे, सदन के बाहर आकर मीडिया के सामने रोएंगे और कहेंगे कि हम अंदर से बाहर आ गए हैं और यहाँ हमारी कोई नहीं सुन रहा है। और फिर मीडिया को ही चूहा बताकर लोगों को कंटेंट भी देंगे। माननीय सांसदों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्र चला या नहीं, उनका दैनिक मनोरंजन हो रहा था। और क्या चाहिए? क्या हुआ अगर कोई बिल पास नहीं हो पाया तो? ऐसा तो है नहीं कि बिल पास नहीं हुआ तो उससे विपक्ष की प्रपंच क्षमता में कोई कमी आ जाएगी। अब रुक करते हैं हमारे जमाने के नए मसीहाओं की तरफ, यानी यूट्यूब या क्रांतिकारी पत्रकार। हमारे समधीश बाबू दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिस वालों के सामने ऐसे तनकर खड़े होते हैं मानो सारा संविधान उनकी जेब से ही गिरकर सड़क पर आया है। दिल्ली पुलिस को कानून का ककहरा ऐसे सिखाते हैं जैसे थानेदार की नौकरी का इंटरव्यू यही लेते हैं। पर जनाब का ये क्रांतिकारी चोला तब उतर गया जब वे महीनों से भूखे प्यासे संघर्ष कर रहे झारखंड के आदिवासी और मूलवासी छात्रों के बीच पहुंचे। छात्रों ने जाते ही उनको आड़े हाथ ले लिया कि बड़ी जल्दी आ गए समधीश जी। तो समधीश ने पलट कर कह दिया कि अरे आप खुद ही देर से आए हो। अबे साले दिखा रहे हैं 7 अगस्त है, 1 बज रहा है दोपहर के, हाथ मिला। अरे यार बहुत जल्दी आ गए भैया। अरे वह है सुविधा संपन्न वर्ग की एलीट पत्रकारिता। समधीश कैमरामैन पार्थ के साथ दिन भर जंतर मंतर पर भाग रहे थे और झारखंड पहुंचने में देर लग गई। देर लगी तो लगी, वहां जाकर वहां के ही छात्रों को लेट बताने की बेशर्मी भी भरपूर है। इसे कहते हैं व्यूज बटोरने की क्रांति और जमीनी हकीकत से माइग्रेशन। उधर बदलाव की प्रयोगशाला बने पंजाब में एक और ऐतिहासिक क्रांति घटित हो गई है, पेपर लीक। जी हाँ, पंजाब में पेपर लीक की खबर आ गई और तब से इकोसिस्टम ऐसे गायब है जैसे गधे के सिर से सींग। लापता की रिपोर्ट लिखवाई है इनके खिलाफ। न कोई कॉकरोच बाहर निकल रहा है, न कोई छात्रों की गूंज हो रही है, न कोई खांस रहा है। वैसे अभिजीत दिपके से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि वो पंजाब के लिए आवाज उठाएंगे। ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, नहीं वो इसके लिए सही व्यक्ति हैं। पंजाब में बर्गर नहीं पराठे मिलते हैं।
जिम्मेदारी जिनकी है वो अपने सुपर सीएम के रहमो करम पर है कि पेपर लीक पर क्या एक्शन लेंगे। हमारे को इन्होंने जेल भेज दिया। पर जैसा कि हमने पहले देखा हुआ है कि सुपर सीएम तो पहले भी जेल से सरकार चलाने के दावे कर चुके थे, तो वो कहां पंजाब में जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। कॉम्प्रोमाइज कर लो। और अंत में बात करते हैं भारतीय राजनीति की सबसे पुरानी और अमर परंपरा की दरबारी संस्कृति और वफादारों की हैसियत की। हाल ही में सोनिया गांधी ने अपनी ही पार्टी के तपस्वी नेता पवन खेड़ा की तरफ इशारा करते हुए भरी सभा में कह दिया कि अरे वो सफेद बाल वाला कहाँ है। मैडम इधर है गाड़ी वो रिप्लाई पवन खेड़ा जी will कहना पड़ेगा आखिरकार पवन खेड़ा की तपस्या को रंग मिल ही गया है। हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि जब पवन खेड़ा का पेड़ा बनने वाला था तो अलकमान ने उनका साथ छोड़ दिया तो उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, पर नहीं, तपस्या आखिरकार रंग ला चुकी है और तपस्या का रंग है सफेद बाल। सिर्फ एक सफेद रंग का बाल। मालिक की चौखट पर बैठे रहने वाले दरबारी ये भूल जाते हैं कि मालिक के लिए उनकी पहचान कभी इंसान की नहीं होती, वे बस जरूरत के वक्त इस्तेमाल होने वाले औजार होते हैं। पवन खेड़ा जी को ये मुफ्त का ज्ञान मिल गया होगा कि राजनीति में जब तक आप तपस्वी बनकर जी हजूरी करेंगे, हाईकमान आपको नाम से नहीं आपके बालों के रंग से ही पहचानेगा। तो भाइयों बहनों, यही है हमारे लोकतंत्र की आज की सच्ची तस्वीर। संसद में विपक्ष तमाशे को हथियार बना चुका है, वफादार प्रवक्ता बालों के रंग में सिमट चुका है। दो डाला के इस अंक में इतना ही। मैल बहुत गहरा है और हमारे भट्टे 24 घंटे चालू है। अगले अंक में फिर किसी नई पाखंड की धुलाई करेंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए और तमाशा देखते रहिए। अगली बार आप किसकी धुलाई देखना चाहेंगे वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई।